दोस्तों हम एसएससी जीडी यूपी पुलिस आरपीएफ कांस्टेबल प्लस एसआई के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट हमारा तीसरा होने वाला है। अगर दोस्तों इससे पहले वाले दो प्रैक्टिस सेट को अभी तक नहीं देखे हो तो उन्हें भी जाकर जरूर देखिएगा। सभी के सभी प्रश्न इनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होने वाले हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन से। दोस्तों आने वाली 2024 की एग्जाम के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर दिया है 26वां। दोस्तों हमने 1 से लेकर 25 तक के प्रश्नों को सोल्व कर चुके। हमारा यहाँ पर अभी 26 से आगे के प्रश्नों को देखेंगे। तो प्रश्न हमारा दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। हमारे पास यहाँ पर संख्या श्रेणी दी गई है 3, 8, 11, 19, 30, 49 और एक प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहीं पर संख्या यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कि जब भी श्रृंखला का प्रश्न हमें सोल्व करना होता है तो वहाँ पर उसका पैटर्न पता करना है कि जैसे ये श्रृंखला किस टाइप की चल रही है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर बना है 3 से 8 यानी कि +5 हुआ है। उसके बाद 8 से 11 यानी कि यहाँ पर 3 प्लस हुआ है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर 8 प्लस हुआ है, यानी कि हम इसका अंतर देखते हैं तो अंतर कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए एक तरीका है, इस संख्या को हम 2-2 जोड़े में भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हम 3 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगी 11। ठीक है, याद रखना 3 और 8 को जोड़ा तो कितना हुआ 11। उसी तरह ठीक है, हमने क्या किया था 3 और 8 को जोड़ा तो कितना हुआ है 11 हुआ है। मैं इस निशान से कर रहा हूँ। ठीक है, 3 और 8 को जोड़ने पर 11। उसी तरह आगे जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर अब आगे जोड़ेंगे 8 और 11 को, तो 8 और 11 को जोड़ने पर कितने हुए हैं अपने 19। तो और 19 यहाँ पर दिया है। ठीक है, 8 और 11 को जोड़ने पर 19 होते हैं और 19 दिया है। तो सेम तरीके से आगे और देखते हैं, इस संख्या को इस संख्या से जोड़ेंगे। अब 11 और 19 को जोड़ेंगे तो 11 और 19 को जोड़ने पर कितने होते हैं 30 और 30 यहाँ पर दिया है। उसके बाद आगे और किसको जोड़ेंगे, जैसे 19 और 30 को जोड़ेंगे तो 19 और 30 को जोड़ने पर कितने होते हैं 49 और 49 भी यहाँ पर दिया है। ठीक है, तो उसी तरह हम भी क्या करेंगे आगे और जोड़ेंगे इन दो संख्या को। तो जैसे 30 और 49 को जोड़ेंगे तो हमारे कितने हो जाएंगे टोटली यहाँ पर 79। ठीक है, कितने हो जाएंगे 79, यानी कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या आ जाएगी 79 आ जाएगी। यानी कि 79 ऑप्शन में देखेंगे तो हमारे ऑप्शन दूसरे में दिया है, तो ऑप्शन दूसरा वाला सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट टाइप है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 79 होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में गिव को 5137 और बेट को 924 लिखा है तो गेट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, प्रश्न कहा है कि गिव को 5137, बेट को 924, गेट का पूछा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न में क्या करते हैं, जो लेटर रहता है उसे अंक में दिया हुआ रहता है, तो हम क्या करते हैं उन लेटर को अंकों में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन हमारे पास यहाँ पर उदाहरण के तौर पर 2-2 अंक है। जैसे इसने गिव का यहाँ पर लिखा है 5137 और बेट का ये लिखा है, यानी कि कहीं ना कहीं जो गेट के लेटर है ये यहीं पे मिल रहे हैं। जैसे अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो इसने क्या लिखा है कि इसने लिखा है गेट को 5 लिखा है। ठीक है, तो यानी कि जी, ठीक है, इसने जी को क्या लिखा है 5 लिखा है, तो हम भी जी को 5 लिख सकते हैं। ठीक है, इसी की तरह सेम इसी की तरह हम भी लिख रहे हैं। उसके बाद इसने ए को लिखा है 2, तो हम भी यहाँ पर ए को क्या लिख सकते हैं 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद इसने टी को लिखा है 4, तो हम भी टी को क्या लिख सकते हैं 4। उसके बाद इसने ई को क्या लिखा है, तो ई को लिखा है इसने 7, तो हम भी ई को 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हमने ऐसा लिखने पर क्या बना अपना, यहाँ पर बना है 5 2 4 7। ठीक है, क्या बना है 5 2 4 7। अब दोस्तों 52 47 ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर पहला वाला हो जाएगा सही दोस्तों। ठीक है, जैसे इसने यहाँ पर गिव को 5137 लिखा था, बेट को 934 यानी कि 24 लिखा है, हमने वैसा ही गेट का लिखा है, तो हमारा 52 47 यानी कि ऑप्शन पहला वाला सही होगा। अब दोस्तों आप हर किसी प्रश्नों को वीडियो को रोककर खुद से सोल्व करने का जरूर कोशिश करेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 28 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, बताइए कि ए की माँ बी की माँ की कौन है। ठीक है, जैसे प्रश्न जैसा कहा वैसे सोल्व करेंगे। मैंने हर मेरे प्रैक्टिस सेट में बताया है कि कैसे प्रश्नों को सोल्व करना। जैसे प्रश्न कहा कि ए ने कहा बी से, ठीक है, ए ने बी से कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, यानी कि इस ए ने कहा, ठीक है, इस ए ने क्या कहा कि बी की माँ, मान लीजिए ये कौन है बी है,
और बी की माँ, ठीक है, ये कौन हो गई? अपनी बी की माँ हो गई, ठीक है, ये अपनी बी की माँ हो गई। अब ए ने कहा कि बी की माँ ए की माँ की सास है, यानी कि ए की माँ कहाँ लिखेंगे अपन? ऊपर, तो यहाँ पर किसकी माँ हो गई? ए की माँ हो गई। और जो बी की माँ है वो किसकी? ए की सास है, यानी कि इसकी सास है तो ये कहाँ हो जाएगी? ऊपर लिखा जाएगी, तो ये ऊपर लिखिए, ठीक है। ये किसकी? ए की माँ की सास है, ठीक है, ए की माँ की सास है। अब दोस्तों प्रश्न कहा है कि बताइए कि ए की माँ बी की माँ की कौन है, यानी कि ए की माँ बी की माँ की कौन है? अब दोस्तों ये इसकी माँ है, ठीक है, और बी की माँ की माँ, ये जो बी की माँ है ये इसकी माँ की सास है, तो इसका मतलब ये इसकी सास है और ये इसका पुत्र है, ठीक है। बी इसका पुत्र है या पुत्री है? अगर ये पुत्र है तो इसकी ये क्या होगी? हमारी ये क्या होगी? इसकी बहू होगी, ठीक है। किसकी? बी की माँ की बहू होगी। कौन? ए की माँ। अब दोस्तों बहू किसको बोलते हैं? तो बहू बोलते हैं पतोह को, ठीक है। किसको बोलते हैं? पतोह को। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारा दूसरा वाला सही हो जाएगा, पतोह, ठीक है। यानी कि ए की माँ बी की माँ की कौन होगी? पतोह, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा हमारा सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 29 पे। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 दिया है, यदि हवा को जल कहा जाए, जल को हरा कहा जाए, हरा को धूल कहा जाए, उसके बाद धूल को पीला कहा जाए और पीला को बादल कहा जाए, तो मछली कहाँ रहेगी? अब दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखिए, इसने कहा है कि हवा को इसने जल कहा है, तो हमें इसकी बात मानना पड़ेगा कि हाँ इसने हवा को जल कहा है, तो हाँ हवा को हम भी जल कहेंगे। उसके बाद इसने जल को कहा है हरा, तो हम भी जल को हरा ही मानेंगे। उसके बाद इसने हरा को धूल कहा है, तो हम भी हरा को धूल ही मानेंगे। जैसा प्रश्न कहा वैसा ही, ठीक है। अपनी ओर से नहीं बताना है कि हम हवा को जल कैसे कह सकते, ये अपनी ओर से नहीं बताना, ठीक है। तो चलिए, हमें प्रश्न कहा है कि इसमें जैसे यहाँ पर प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो इसने क्या कहा? हवा को जल, और जल को इसने कहा हरा, और हरा को इसने धूल, और धूल को पीला, और पीला को इसने बादल, तो मछली कहाँ रहती? ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि मछली कहाँ रहती है, एक्चुअल में मछली का जीवन कहाँ रहता है। जैसे अब मछली की बात करते तो मछली कहाँ रहती? तो पानी में रहती। पानी मतलब जल। इसने जल को क्या कहा? तो जल को इसने हरा कहा है, ठीक है। जल को इसने क्या कहा? तो जल को इसने हरा कहा, यानी इस जल को इसने क्या कहा? हरा कहा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? इसका उत्तर क्या देंगे? मछली का, यानी कि मछली कहाँ रहती? पानी में। लेकिन इसने प्रश्न में पानी में क्या कहा है? पानी को हरा कहा, तो हम भी मछली को हरे में रखेंगे, ठीक है। यानी कि इसका सही जवाब होगा हरा, ठीक है। क्या होगा? हरा होगा, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा वाला हमारा सही जवाब होगा। जैसा प्रश्न कहा था वैसे उसी के आधार पर मछली हरा में रहेगी, यानी कि जल का नाम ही चेंज करके हरा रखा गया है, ठीक है। ये प्रश्न कह रहा था, हम नहीं। चलिए अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 दिया है, प्रश्न कहा है कि जिस प्रकार अभिमान का संबंध नम्रता से है, उसी प्रकार अभिलाषा का संबंध किससे है? ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों ये शब्द एनोलॉजी का, ठीक है, सादृश्यता का प्रश्न है। जैसे अभिमान का संबंध नम्रता से, उसी प्रकार हमें अभिलाषा का बताना है। तो दोस्तों अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप यहाँ पर विलंब शब्द पढ़े होंगे, ठीक है। आप हिंदी में विलंब शब्द पढ़े होंगे। जैसे अभिमान का विलंब क्या होता है? नम्रता होता है, ठीक है। अभिमान का विलंब क्या होता है? नम्रता होता है। तो उसी प्रकार आपको अभिलाषा का विलंब पता होना चाहिए। तो अभिलाषा का विलंब क्या होता है? उपेक्षा, ठीक है। क्या होता है? उपेक्षा। तो यही हमारा क्या होगा? सही जवाब होगा। जैसे अभिमान का विपरीत होता है नम्रता और अभिलाषा का विपरीत होता है उपेक्षा। विपरीत मतलब विलोम, ठीक है। तो चलिए इसमें हमारा उपेक्षा सही जवाब होगा, यानी कि अभिलाषा का संबंध उपेक्षा से होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 दिया है, नीचे एक ही पासे की दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। जब दिल की आकृति ऊपर है, ठीक है, दिल की आकृति ऊपर के फलक पर स्थित हो तो नीचे के फलक पर कौन सी आकृति होगी? यानी कि यहाँ पर क्या है? दिल है, ठीक है। इसने दिल बनाया नहीं, फिर भी इसने दिल लिखा है। तो दिल अगर ऊपर है तो हमें उसके नीचे वाली आकृति का चयन करना है। अब दोस्तों हमारे पास दो पासे दिए हैं जो कि एक ही की दो प्रारूपी है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि हम जब भी पासे को सोल्व करते हैं तो क्या करते हैं? कॉमन देखते हैं। लेकिन दोस्तों कॉमन तो देखते ही, ये तो पता है, लेकिन आपको अगर कॉमन अंक सेम, ठीक है, सेम यानी कि सेम स्थान पर मिले, जैसे यहाँ पर भी हमारे सामने है और यहाँ पर भी हमारे सामने है, अगर सेम स्थान पर मिले तो आप क्या करोगे? सेम उसका उत्तर आसानी से बता दोगे। अगर
सेम हमारे स्थान पर है तो इसका विपरीत ये हो जाएगा और इसका विपरीत यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, दिल। तो इसका विपरीत ये हो जाएगा और दिल का विपरीत कौन हो जाएगा, ये। तो ये वाला चिन्ह हम देखेंगे तो ऑप्शन 4 में दिया है, तो ऑप्शन 4 वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए एक बार इसे हम कॉमन करके चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास कॉमन क्या है, स्टार है, ठीक है, क्या है, स्टार है। जैसे क्या है हमारे पास, स्टार है, तो हम स्टार को एक देखिए अलग अलग लिखते हैं। जैसे एक हमारा ये स्टार है, हम इस कलर से लिखते हैं। अब दोस्तों ये जो लिख रहे हम यहाँ से घड़ी की दिशा में चलेंगे स्टार से, तो ये वाला चिन्ह आया। तो जैसे हमने पहले तो इस स्टार को बना लिया, ठीक है। घड़ी की दिशा में चलेंगे और जो चिन्ह आता है उसको जस्ट उसके नीचे लिखेंगे और आगे चलेंगे तो हमारे पास एक और स्टार जैसा आया, ठीक है, एक और स्टार जैसा आया है तो उसे इसके नीचे लिखेंगे। उसके बाद हम दूसरे वाले पासे में घड़ी की दिशा में चलेंगे तो आगे चलेंगे तो देखिए ये हमारा क्या है, दूसरा स्टार है। उसके आगे चलेंगे तो इसके आगे ये है, ये पूरा वाला ब्लैक है, ठीक है। उसके बाद इससे और आगे चलेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, दिल हुआ, ठीक है, ये वाला हमारा इसका दिल है। तो इसके नीचे क्या हो जाएगा, दिल हो जाएगा। अभी जैसे हमने प्रश्न को सोल्व किया था और दिल बताया था, तो सेम तरीके से यहाँ पर भी दिल ही निकल का आया इसका, ठीक है, और दिल का ये निकला और इसका ये निकला। तो हमें पूछा था दिल का विपरीत, तो दिल का विपरीत कौन सा वाला चिन्ह होगा, ये वाला। तो यही हमारा सही जवाब होगा। लेकिन मैंने आपको शॉर्टकट बताया, अगर सेम तरीके यानी कि सेम डायरेक्शन पे अगर विपरीत यानी कि यहाँ पर हमारे पास कॉमन हो तो हम क्या कर सकते हैं, सीधे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, जिस तरह पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से, उसी तरह तीसरी संख्या का संबंध बताओ। यानी कि 200 यहाँ पर 34 का संबंध 81 से, तो हमें बताना है 143 का। ये हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह है। दोस्तों ये नंबर एनोलॉजी का है, इंपॉर्टेंट है, एसएससी कई बार पूछती है, ठीक है। तो चलिए हमें सबसे पहले पता करना है कि 234 का संबंध 81 से कैसा है, उसी तरह 143 का बताएंगे। अगर हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इन सभी संख्या को हम जोड़ देते हैं। जैसे 2 और 3 5, 5 और 4 कितने होते हैं, 9 हो जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 81 9 का वर्ग लिखा है, ठीक है, जो 81 लिखा है 9 का वर्ग है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी इन दोनों संख्या को हम जोड़ लेते हैं। तो जैसे इन दोनों संख्या को जोड़ेंगे तो 1 और 4 5, 5 और 3 8, ठीक है, कितने होते हैं, 8। अब दोस्तों हम भी क्या कर सकते हैं, इसका वर्ग करेंगे। जैसे यहाँ पर इसने वर्ग किया था तो हम भी यहाँ पर वर्ग करेंगे। तो 8 का वर्ग होता है 64, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 64। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे तीसरे में है, तो ऑप्शन तीसरा वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ पर पहली संख्या का संबंध दूसरी संख्या से बताया है, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी हमने तीसरी संख्या का संबंध चौथी संख्या से बताया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन तीसरा वाला 64 सही होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि दिए गए कथन के अनुसार सही निष्कर्ष का चयन करें, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कथन और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। हमें क्या करना है, सबसे पहले कथन को देखना है कि कथन क्या कहा है। जैसा अगर कथन कहा है और उसके बारे में निष्कर्ष अगर गलत कहा है तो हम गलत बताएंगे, अगर सही कहा है तो सही बताएंगे। जैसे अगर कथन पहला कहा है कि सभी नेत्र हाथ है, यानी कि नेत्र का मैं प्रतीक एन लेता हूं, ये सभी की सभी नेत्र क्या है, तो हाथ है, ठीक है, क्या है, हाथ है। तो मैं इसके हाथ के अंदर कर दूंगा नेत्र को, ठीक है, यानी कि हाथ का मैं प्रतीक एच लेता हूं। देखिए सभी की सभी नेत्र हाथ है, यानी कि हमारा डायग्राम बन चुका है कि जितने भी नेत्र है यह हाथ के अंदर है। उसके बाद आगे देखेंगे तो आगे प्रश्न का है कि सभी हाथ पैर है। दूसरा वाला कथन कहा है कि सभी हाथ पैर है, यानी कि ये जितने भी हाथ है ये सभी के सभी क्या है, पैर है। तो हम क्या करेंगे, इसको पैर के अंदर रखेंगे और पे का प्रतीक पी ले लेते हैं, ठीक है। यानी कि एन का मतलब नेत्र, एच का मतलब हाथ और यहाँ पर पी का मतलब पैर, ठीक है। यानी कि हमें सभी नेत्र हाथ है तो सभी नेत्र हाथ है, सही है। उसके बाद सभी हाथ पैर है तो सभी हाथ पैर के अंदर है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बना। अब यहाँ पर बात आती है कि निष्कर्ष क्या कहा। अब निष्कर्ष जैसा कहा इसके बारे में क्या कहा ये हम पढ़ते हैं। तो निष्कर्ष पहला कहा है कि सभी नेत्र पैर है। अब दोस्तों ये जो जितने भी नेत्र है ये कि सभी की सभी क्या है, पैर के अंदर है, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि सभी नेत्र पैर है, तो सही बात है, सभी की सभी नेत्र क्या है, पैर के अंदर है। तो इसीलिए हमारा ये वाला तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। पहला निष्कर्ष तो इसने सही कहा है कथन के बारे में। अब दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा कहा है कि सभी पैर नेत्र है। अब दोस्तों सभी पैर नेत्र है, इसने कहा है कि सभी पैर नेत्र है। अब दोस्तों सभी नेत्र पैर है, यहाँ तक तो इसने सही कहा है, लेकिन सभी की सभी
पैर नेत्र नहीं है, ठीक है, लेकिन इसने कहा कि सभी पैर नेत्र है, तो यहाँ पर तो सभी पैर नेत्र नहीं है, तो इसीलिए हमारा ये वाला क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा निष्कर्ष इसने गलत कहा है, तो इसीलिए पहला वाला सही हो जाएगा, यानी कि इसका हमारा सही जवाब होगा केवल एक तर्क संगत करता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन पहला ही सही होगा, यानी कि केवल एक ही तर्क संगत करता है। चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 34 दिया है कि यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ती है तो 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। यानी कि हमें दिया है कि यदि नवंबर की पहली तारीख को सोमवार पड़ती है तो यहाँ पर 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा, यानी कि उसी महीने। तो हम क्या करेंगे, जैसे यदि जैसे 1 तारीख को यानी कि 1 नवंबर को क्या पड़ता है, तो 1 नवंबर को पड़ता है सोमवार, ठीक है, क्या पड़ता है, सोमवार। इसने क्या कहा कि उसी महीने में 25 तारीख को, यानी कि 25 नवंबर को कौन सा दिन होगा। जैसे यदि नवंबर की पहली तारीख सोमवार है तो नवंबर की 25वीं तारीख का पता करना हमें। तो अगर 1 तारीख को क्या है, सोमवार है, तो आपको ये पता है कि हर 7 दिन में वही दिन आता है, ठीक है, ये आपको पता होगा, हर 7 दिन में वही दिन रिपीट होता। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर 1 तारीख को क्या है, सोमवार है, ठीक है, 1 तारीख को हमारा क्या है, तो 1 तारीख को यहाँ पर सोमवार है, ठीक है, सोमवार को एस ले लेते हैं। अगर 1 तारीख को सोमवार है और इसमें 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, 8, और 8 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। उसके बाद 8 में और 7 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15, यानी कि 15 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। उसके बाद 15 में और 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 22, और 22 तारीख को भी क्या होगा, सोमवार। अब दोस्तों हमने क्या किया, यहाँ पर +7, उसके बाद +7 और इसमें भी +7, ठीक है। इसको आप बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्या आपने +7 इसलिए किया है क्योंकि हफ्ते में हर 7 दिन में वही दिन आता है, ठीक है। तो अगर 1 तारीख को सोमवार है तो आप कैलेंडर में देख लेना, 8 तारीख को भी सोमवार ही होगा, 15 को भी सोमवार ही होगा और 22 को भी सोमवार ही होगा। हमें पूछा है कि 25 नवंबर को, तो आगे देखेंगे 22 के बाद होता है 23, उसके बाद है 24 और उसके बाद है 25, ठीक है। यानी कि अगर 22 को भी सोमवार है तो 23 को क्या होगा, मंगलवार, ठीक है, 23 को मंगलवार। उसके बाद जैसे 23 को तो मंगलवार, उसके बाद 24 को क्या होगा, बुधवार, ठीक है, क्या होगा, बुधवार, और यहाँ पर 25 को गुरुवार हो जाएगा, ठीक है। हमारा 25 को क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा, यानी कि बृहस्पतिवार। अब दोस्तों हमारा 25 को गुरुवार होगा तो ऑप्शन हमारे दूसरे में दिया है, तो गुरुवार को बृहस्पतिवार भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्या था, 22 को क्या था, सोमवार, 23 को मंगलवार, 24 को बुधवार, 25 को गुरुवार होगा, ठीक है। तो हमारा बृहस्पतिवार यानी कि ऑप्शन दूसरा वाला सही जवाब हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 दिया है कि नीचे दी गई वेन आरेख में ऐसे, ठीक है, नीचे दी गई वेन आरेख में से कौन सी आरेख दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सही तौर पर प्रदर्शित करती है, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3 संख्या, जैसे यहाँ पर दिया है न्यायाधीश, चोर, उसके बाद दिया है अपराधी, तो इन्हीं का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, यही प्रश्न कह रहा है, ठीक है। यानी कि इसका सही निरूपित कौन सा वेन आरेख करता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका आपस में शब्दों का संबंध पता करेंगे, जैसे न्यायाधीश क्या होता है, चोर क्या होता है और अपराधी क्या होती है, ठीक है। तो जैसे अगर बात करते हैं चोर की, तो चोर ही एक क्या होता है, अपराध होता है, ठीक है। तो जैसे ये हमारा डायग्राम बना, ये किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा चोर का। अभी क्या हो गया, ये वाला छोटा डायग्राम हमारा चोर का। अब चोर किसके अंदर आते हैं, तो अपराधी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जितने भी चोर होते हैं वो क्या होते हैं, अपराधी होते हैं, ठीक है, अपराधी। तो ये जितने भी चोर है किसके अंदर आ जाएंगे, अपराधी के अंदर, ठीक है। तो ये जो डायग्राम बना हमारा किसका बना है, अपराधी का, ठीक है। चोर मतलब ये सी, उसके बाद देखिए चोर का हमने क्या बनाया था, सी, ये चोर, उसके बाद हमने क्या बनाया डायग्राम, अपराधी का, तो मैं ए ले लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर न्यायाधीश। अब दोस्तों न्यायाधीश का इनसे कुछ रिलेशन है क्या, नहीं, ना न्यायाधीश चोर होगा ना अपराधी होगा, ठीक है। तो न्यायाधीश का वेन डायग्राम कुछ दूर बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। तो ये डायग्राम किसका हो गया, न्यायाधीश का, यानी कि एन। अब दोस्तों ये हमारा न्यायाधीश का हुआ। अगर हम इस टाइप का डायग्राम चेक करेंगे तो हमारे पास डायग्राम किस में है, तो डायग्राम हमारा यहाँ पर है, हमारा इस टाइप का, ठीक है। क्या है, ये तो हमारे चोर है, ठीक है, और चोर, इसके बाद ये तो हमारे क्या थे, चोर है, ठीक है, ये हमारे क्या थे, चोर, ये हमारा चोर का डायग्राम। उसके बाद ये चोर जितने के जितने क्या होते हैं, अपराधी के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद जो न्यायाधीश होते हैं वो अलग होते हैं। तो डायग्राम कुछ इस टाइप का बनेगा। तो इस टाइप का डायग्राम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे दूसरे में दिया है, तो ऑप्शन दूसरा वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ऑप्शन दूसरा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 दिया है
कि दिए गए त्रिभुज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात करें। हमारे पास 1 2 3 त्रिभुज की दी है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, ये प्रश्न पूछा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों इस प्रश्न का मुझे कमेंट करें कि सही जवाब कौन सा होगा। आपके पास चारों ऑप्शन है कि इसका सही जवाब कौन सा, ये मुझे कमेंट करें और लिखे कि क्वेश्चन नंबर 36 का ये जवाब सही है। ये लिखकर मुझे कमेंट करके इसका सही जवाब, और इसका सही जवाब जानेंगे हम इसके अगले वीडियो में। अगर दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली जितनी भी एग्जाम के लिए रीजनिंग का सारा की सारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर चलेगा, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।